बच्चों लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। उसका हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला बच्चों सीखा था nth टर्म फाइंड करने वाला, और उस फॉर्मूले से कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों। आज उस फॉर्मूले से हम थोड़े क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। √2 √3 √5 cannot be the terms of a single AP। तो √2 √3 √5 किसी एक सिंगल एपी के मतलब एक ही एपी के तीन टर्म्स नहीं हो सकते। ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है बच्चों। और इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, आपने कहा एक एपी के टर्म्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉन्जुगेटिव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। कई बार बच्चे तो ऐसे करते हैं, सर इसको माइनस करके देख लूं सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी के टर्म्स नहीं है ना, इतना सफिशिएंट नहीं है भाई। एक एपी में तो बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है फर्स्ट हो ये सेकंड हो ये थर्ड हो। इसका जनरल मीनिंग क्या है कि किसी एक एपी में ये तीनों कहीं भी नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये हमें देखना है कि ये बात सही है या गलत है। तो हम तो भैया क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि ये एक एपी के टर्म्स हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो भाई हो सकते हैं, और यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर नहीं हो सकते। तो आइए देखिए क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट √2 √3 √5 √2 √3 √5 are pth qth and rth terms of an AP। तो हमने क्या लेट कर लिया है, हमने लेट कर लिया है कि ये जो तीनों है √2 √3 और √5 किसी एक एपी के टर्म्स हैं। एक pth टर्म है, एक qth और एक rth टर्म है, ऐसा हमने लेट कर लिया है। तो भाई यदि ऐसा है तो हमने यही तो लेट किया भैया जी, AP का वैल्यू √2 है, तो AP का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + P - 1 × D, ये बच्चों √2 है। ऐसे भी QH टर्म का वैल्यू √3 है, तो ये होगा भैया A + Q - 1 × D = √3। आप बच्चों थर्ड AR का वैल्यू √5 मीन्स A + R - 1 × D, ये √5 है बच्चों। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें जो A और D होता है किसी भी एपी का A और D तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो P Q और R हैं ये सब नेचुरल नंबर्स होंगे भाई। pth टर्म तो टर्म का नंबर बताया ना आपने, P है तो इसका मतलब P तो नेचुरल नंबर हुआ, तो इसमें P Q और R नेचुरल नंबर्स हैं। A और D कुछ भी हो सकते हैं, वो तो किसी सीक्वेंस में अलग अलग आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, A और D को गायब कर देंगे, P Q और R को ही बचाएंगे, क्योंकि उसके बारे में पता है ना वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो आइए A और D को गायब करने के लिए थोड़ा एलिमिनेशन शुरू करते हैं। आप सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो। इधर तो क्या बनेगा, √3 - √2 √3 - √2, और इधर क्या हो जाएगा भैया, A से A कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा Q - P × D। ऐसे आप थर्ड वाली से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, ये बनेगा बच्चों √5 - √3 = R - Q × D। आप बच्चों में D को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो देखो क्या बना, √3 - √2 अपॉन √5 - √3, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा रे, यहां होगा Q - P अपॉन R - Q, ऐसा बच्चों होएगा। अब देखो जी बच्चों ध्यान से, बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये नंबर एक
इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल समझते हो ना? हाँ जी, तो ये इर्रेशनल है। देखो √3, √2, √5, √3 ये सब आ रहा है, तो ये कैसा नंबर है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में एक इर्रेशनल नंबर है। राइट हैंड साइड में देखो भाई, आपको क्या बताया था? P, Q और R सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो Q माइनस P एक इंटीजर होगा, R माइनस Q भी एक इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। सुना था ना? जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं उनको रेशनल कहते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल है और राइट हैंड साइड रेशनल है। ये तो बड़ी गड़बड़ होगी भैया। इर्रेशनल तो रेशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो लास्ट में स्टेप लिखा है ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यदि ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो हमने शुरू में बात लेट करी थी वो भी पॉसिबल नहीं है। और हमने लेट क्या किया था? हमने तो ये लेट किया था कि भैया √2, √3 और √5 एक ही एपी के टर्म्स हैं, लेकिन ऐसा लेट करने से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। इसका मतलब हमने जो लेट किया वो गलत है। इसका मतलब कि √2, √3, √5 किसी एक सिंगल एपी के टर्म्स नहीं हो सकते। तो ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, √2, √3, √5 कैन नॉट बी द टर्म्स ऑफ ए सिंगल एपी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एपी के टर्म्स नहीं हो सकते बच्चों। उम्मीद है बात क्लियर हुई बच्चों हुई। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और स्पेशल टाइप के भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 2 एपी गिवन होंगी, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 2 एपीज आपको गिवन होंगी और उनमें आपको क्या फाइंड करना होगा? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स फाइंड करना होगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे कैसे करना है। कोई बहुत मोटा कंसेप्ट नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं जी। कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स आर identical, how many terms are identical in 2 APs? How many terms are identical in 2 APs? AP देखिए कौन कौन सी है जी। पहली AP है 2, 4, 6, 8 up to 100 terms, up to 100 टर्म्स। इसमें भी या तो ये बता सकता है कितने टर्म्स हैं, या तो लास्ट वाला टर्म भी लिख के बता सकता है क्या होगा। एंड दूसरा एपी देखिए जी, दूसरा एपी है 3, 6, 9, 12 और ये है अप टू 80 टर्म्स, अप टू 80 टर्म्स। ये है बच्चों क्वेश्चन। एक बार तो आप कोशिश कीजिएगा, अपने आप कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से सॉल्व होएगा। भाई है बड़ा ही आसान, बहुत आराम से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। पहले बच्चों जो दोनों एपी है इनको हम अच्छे से लिख लेते हैं जी। कैसे लिखना है? पहला एपी है 2, 4, 6, 8। बच्चों क्या इसका 100 वाला टर्म आप निकाल सकते हैं? बड़ी आराम से निकाला जा सकता है, वो सीधे सीधे 200 ही आने वाला है। अरे 2 का टेबल ही तो लिखा हुआ है। ये पहले वाली एपी हुई। दूसरे वाली एपी देखो जी 3, 6, 9, 12। इसका 80 वाला टर्म निकालेंगे तो वो 240 आएगा। ये भी सिंपल है, 3 का टेबल लिखा हुआ है। और यदि इतना सिंपल ना आपको दिखे तो भैया फॉर्मूला तो सीखा है ना, a + n-1 × d, उसका यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो भैया ये दोनों एपी हैं। अब हमें क्या करना है, जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं वो सारी लिखनी है और पूरी उम्मीद है उससे भी एक सीक्वेंस बनेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं? आइडेंटिकल टर्म्स। आइडेंटिकल टर्म्स वो टर्म्स जो दोनों में आपको दिखाई दे रही हैं। कौन सी हैं जी? 6 आया जी। सबसे पहले 6 आया। उसके बाद आप देखोगे तो 12 आएगा। भाई इसमें 12 है, उसमें भी 12 आएगा। उसके बाद कौन आने वाला है? भाई इसमें देखो, इसमें सारे ना इवन नंबर्स हैं और इसमें कुछ इवन है और कुछ इवन नहीं है। तो इसमें जो भी इवन आएंगे वो कॉमन हो ही जाएंगे। तो इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद भैया आएगा 18। ये बच गया आपके आइडेंटिकल
टर्म्स। अब यहां से आपको देख लेना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। ये जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं इनसे भी एक सीक्वेंस बना है, और ये भी कौन सा सीक्वेंस बना है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बना है। आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये वाला, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है 2। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका कॉमन डिफरेंस है 3, और ये जो आइडेंटिकल टर्म से बना है इसका कॉमन डिफरेंस है 6। अब ये देखो 2 और 3 से 6 कैसे बना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, या और इसको हम अच्छे से बोले तो वास्तव में ये एलसीएम होता है। तो क्या याद रखना है, यदि आपको ऐसे 2 एपी आपको गिवन है और उनके आइडेंटिकल टर्म से बनाना है तो एक एपी बनेगा। उस एपी का फर्स्ट टर्म तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। एलसीएम या 2 और 3 का एलसीएम वो है जी 6। क्लियर बात है जी। तो देखना आ गया आइडेंटिकल टर्म्स का एपी कैसे बनेगा, बस कॉमन डिफरेंस दोनों के एलसीएम से आ जाएगा, और वही फर्स्ट टर्म आप ऐसे ही देख लेंगे। अब ये देखिएगा, इस सीक्वेंस में आपको बताने कितने टर्म्स होंगे। अब ये सीक्वेंस कहां तक लेके जानी है, भाई ये पहले वाली 200 तक जा रही है, दूसरे वाली 240 तक जा रही है, तो कॉमन वाली मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 200 तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। अरे भाई इसमें वही तो टर्म्स लिखोगे ना जो इसमें भी है और इसमें भी है, उसमें 200 तक ही है, तो इसमें भी 200 से ज्यादा थोड़ा ना हो सकते हैं। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा, nth टर्म उसको हम कहें, तो उसका वैल्यू 200 या उससे छोटा होगा। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, मान लीजिए n टर्म्स हैं। तो इसका जो nth टर्म होगा an, वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 200 होगा। भाई 200 यदि सीरीज में आया तो वो इक्वल हो जाएगा, और नहीं आया तो फिर उससे छोटा होगा। 200 से बड़ा नहीं हो सकता, समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें जो टर्म्स आने हैं वो कौन से आने हैं, इन दोनों के कॉमन ही आने हैं। तो अब इसका आप nth टर्म लिखिएगा, 6 प्लस n-1 इंटू डी मतलब 6, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200। तो भैया जी क्या कर लीजिएगा, आप इसको पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो 6n लग रहा है भैया, 6n आ जाएगा, ये इधर आ गया 6n लेस देन और इक्वल्स टू 200। सो n कितना आ गया जी, n लेस देन और इक्वल्स टू 200 अपॉन 6, और 200 अपॉन 6 मतलब 100 अपॉन 3 मतलब 33.33, ऐसा बच्चों आ गया है। तो जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 33.33 होना चाहिए। तो n कितना हो गया जी, तो n का वैल्यू आ गया बच्चों 33, n का वैल्यू आ गया 33। तो कितने आइडेंटिकल टर्म्स होंगे इनमें, 33 आइडेंटिकल टर्म्स होंगे बच्चों। बात क्लियर है जी। तो कितने आसानी से आप आइडेंटिकल टर्म्स निकाल सकते हैं। दोनों सीक्वेंस आपको देखनी है, उनके कॉमन डिफरेंस देखने हैं। जो आइडेंटिकल टर्म्स या कॉमन टर्म्स वाला सीक्वेंस बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर होगा बच्चों। आइए एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार जल्दी से। फिर एक अभी आईआईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, वो वाला फिर करते हैं उससे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ आया अलग नहीं करना है, वही 2 एपीज आपको गिवन है और उनमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। देखिएगा सीक्वेंसेस 17, 21, 25 up to 417, and second one is 16, 21, 26 up to 466। ये बच्चों देखिएगा, ये 2 एपीज हैं, इनमें आपको बताना है कितने कॉमन टर्म्स होंगे भाई। तो बच्चों सबसे पहले क्या सिखाया रे आपको, भाई जो कॉमन टर्म्स हैं उनका आपको बनाना है सीक्वेंस। तो पहले तो फर्स्ट टर्म देख लो, फर्स्ट टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है, बहुत आराम से दिखाई दे रहा है जी। फर्स्ट टर्म आ रहा है 21। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, ये जो पहले वाली एपी है इसका कॉमन डिफरेंस 4 लग रहा है, और सेकंड वाली जो एपी है
उसका कॉमन डिफरेंस 5 लग रहा है। तो ये जो कॉमन टर्म्स वाली एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों के एलसीएम के इक्वल होगा और इनका एलसीएम 20 आएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये 21 था, इसमें 20 ऐड कर दो तो 41, फिर 20 ऐड कर दो तो 61। ये सब बन गए बच्चों कॉमन टर्म्स। अब बच्चों ये जो कॉमन टर्म्स वाला एपी बना है इसमें मान लेते हैं n टर्म्स होंगे, तो जो इसका nth टर्म होगा वो किससे छोटा है, इक्वल होगा 417 से। ये लॉजिक आप समझ चुके होंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 20 लेस देन और इक्वल्स टू 417। इसको मल्टीप्लाई आप कर लें बच्चों तो ये बन गया 20n प्लस 1 है ना। देखो यहां से -20 आएगा और यहाँ 21 है, लेस देन इक्वल्स टू 417। सो यहां से बच्चों बन गया 20n लेस देन इक्वल्स टू 416। अब बच्चों इसको आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बना रहे, अरे पहले 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 208। कितना बन गया, 208। अब 20 से करना है तो एक पॉइंट लगा दो, तो n लेस देन और इक्वल्स टू 20.8। सो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया बच्चों 20। तो कितने कॉमन टर्म्स इसमें हो गए भैया, इसमें हो गए 20 कॉमन टर्म्स। अब बच्चों ये जो इतना छोटा सा कंसेप्ट है कॉमन टर्म निकालने वाला, आईटी एडवांस वाले ने इससे ही सवाल बना लिया था और अभी 2019 के एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आइए हम आपको दिखाते हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में पूछा गया है। भाई क्वेश्चन कहता है बच्चों लेट AP A, D, AP A, D denote the set of all the terms of an infinite arithmetic progression with first term A and common difference D and given D is greater than 0। ये है जी, इतनी बात को समझिए बच्चों। क्या कहा है इस बात में, अरे ये कहा AP A, D, मतलब ये जो लिखा हुआ है, इतना जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं और D को पॉजिटिव कहा है। आगे पूछा है जी इफ AP 1,3 intersection AP 2,5 intersection AP 3,7 is equal to AP A, D, then A plus D is equal to, ये है जी। अब यहां ये जो लिखा भैया AP 1,3 इंटरसेक्शन AP 2,5 इंटरसेक्शन AP 3,7, भैया इंटरसेक्शन में कौन से टर्म्स आते थे रे, अरे इंटरसेक्शन में कॉमन टर्म्स आने हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, 3 AP हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, इन सब का आपने इंटरसेक्शन लिया। इसका मतलब ये होता है कि जो इनके कॉमन टर्म्स हैं, आइडेंटिकल टर्म्स हैं, उनका आपने सीक्वेंस बना लिया और वो सीक्वेंस भी क्या बना, वो भी एक AP बना और उस AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है। तो आपको सिंपली A प्लस D फाइंड करना है। तो इसको भैया हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं क्वेश्चन को एक्सपेंड करके। तो भैया जो पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। फर्स्ट टर्म है भैया जी 1, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना आ गया 4, 3 ऐड करके आएगा, फिर आएगा भैया 7, फिर आएगा 10। ये बच्चों एक पहले वाली AP बनी।
अब जो दूसरे वाली एपी है उसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो आ गया 7, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 12, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 17, ये भी सेकंड वाला एपी बन गया। इसके बाद थर्ड एपी क्या बनेगा 3, कॉमन डिफरेंस 7 है, 7 ऐड कर दो 10, 17, 24, ये बच्चों थर्ड वाला एपी बन गया। अब आपको एक नया एपी बनाना है, इनके आइडेंटिकल टर्म से, इनके कॉमन टर्म से बनाना है। अभी गड़बड़ क्या होगी, हमने तो ना 2-2 का कॉमन निकालना भी सीखा था, ये 3-3 का कॉमन आ गया तो घबराना नहीं है भाई। आप पहले 2 का कॉमन निकाल लो, फिर उसका तीसरे वाले के साथ कॉमन निकाल लो। तो सबसे पहले जो पहले वाली 2 सीक्वेंसेज हैं, 2 एपीज हैं, उनसे आप बना लीजिए। जैसे ये वाली 2 हैं, इनके कॉमन टर्म से कौन सा एपी बनेगा पहले वो बना लेते हैं, फिर वो जो एपी आ जाएगा उसका इसके साथ कॉमन बनाएंगे। तो इसके लिए देखो, जो पहले वाली है उसका डी कितना है, पहले वाली का डी कितना है भैया 3, दूसरे वाली का डी कितना है 5, तो इनसे जो कॉमन बनेगा उसका डी कितना होगा 15, 3 और 5 का एलसीएम। और पहला कॉमन टर्म ऐसे दिखाई दे रहा है 7, तो फर्स्ट टर्म हो गया 7 और कॉमन डिफरेंस कितना बोला 15, तो 7 में 15 ऐड कर दो, 7 में 15 ऐड करें कितना हो जाता है बताओ जल्दी, शायद 22, फिर 22 में फिर 15 ऐड कर दो तो हो गया शायद 37, फिर 37 में आप 15 ऐड कर दो, 37 में 15 ऐड कर दें शायद 52 आ जाएगा। ऐसा बच्चों ये बन गया है। तो ये इन दोनों के आइडेंटिकल टर्म से एक एपी बन गया है और इसका डी कितना चल रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है भैया जी 15, और ये वाली जो एक है इधर, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका है 7। अब इसका और इसका कॉमन आप बनाने वाले हैं। तो भाई इसका जो कॉमन बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, इसका जो कॉमन बन जाएगा वो यही आ जाने वाला है, तो उसका हमें ए निकालना है और डी निकालना। पहले में डी निकाल लेते हैं। डी तो सिंपली क्या होने वाला है, डी तो होगा एलसीएम ऑफ 15 और 7, 15 और 7 का एलसीएम शायद 105 हो जाएगा बच्चों। अब बात बचती है ए की, ए कितना आने वाला है, ए मतलब कि इसमें और इसमें पहला कॉमन टर्म कौन सा आने वाला है। अब इसके 2 तरीके हैं हमारे पास निकालने के। 2 तरीके कौन से हैं भैया जी, एक तरीका तो ये है कि ये थोड़ा सा तो लिख ही रखा है, थोड़ा सा और लिख लो इसको आगे को, इसको थोड़ा और आगे आप लिख दो और देख लो इनमें से कोई कॉमन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। कैसे देखिएगा भैया, 24 तक लिखा है, इसमें आप 7 ऐड कर लो, 24 में 7 ऐड कर दो कितना आ गया 31, फिर 7 ऐड कर दो 38, फिर 7 ऐड कर दो 45, फिर 7 ऐड कर दो 52। ये देखो ध्यान से, ये कौन आ गया 52, ये कौन है 52, तो पहला कॉमन टर्म कौन सा आ गया है 52 आ गया है। और एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो सीधे हमने काउंट कर लिया। यदि आपको लगे कि भी पता नहीं कितनी देर बाद आने वाले, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसका जनरल टर्म आपको लिख लीजिए, इसका कोई जनरल टर्म लिख लीजिए, इसका जनरल टर्म लिख लीजिए, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, वहां से एक रिलेशन बच्चों आ सकता है। लेकिन फिर भी हम सलाह देंगे ये तरीका ही बेस्ट है, बहुत जल्दी सेकंड्स में आप इसको बहुत आगे तक भी लिख के ले जा सकते हैं। ठीक है भी, तो ए मतलब फर्स्ट कॉमन टर्म कितना आ गया 52, तो आंसर क्या होगा अभी, आंसर हमें क्या निकालना है a प्लस डी, सो इट्स 52 प्लस 105, ये होगा बच्चों 157। तो देखो कितना सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस में आपसे पूछा गया था बच्चों। 2019 काफी मुश्किल पेपर आया था, ऐसे हमेशा ही मुश्किल ही आता है, लेकिन 19 में काफी मुश्किल पेपर था। और उसमें देखो कैसा बच्ची सा क्वेश्चन ये लिखा हुआ था। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने होते हैं। और याद रखिएगा सिलेक्शन लायक ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, सिलेक्ट होने के लिए आपकी जो कट ऑफ होती है उसको पार करने के लिए एक भी मुश्किल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। इजी क्वेश्चन उससे काफी ज्यादा होते हैं, कट ऑफ से ज्यादा नंबर के इजी क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। किसी भी पेपर में कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए उसमें मौजूद होते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा गया है 2019 में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में कहा है इफ 19th term of a non-zero AP। भाई नॉन जीरो एपी का मतलब समझते हो क्या रे? ऐसा एपी जिसकी सारी टर्म्स जीरो ना हो, जिसकी सारी टर्म्स जीरो ना हो उसको हम कहेंगे नॉन जीरो एपी। एज जीरो। भाई एपी का 19th टर्म जीरो है लेकिन सारे टर्म जीरो नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो मतलब सारे टर्म जीरो नहीं है। भाई एक एपी तो ऐसे ही बन सकते हैं, उसका हर टर्म जीरो जीरो कर दो, ए भी जीरो रख दो, डी भी जीरो रख दो, तो सारे टर्म जीरो जीरो हो जाएंगे। तो वैसा एपी नहीं है, उसका 19 टर्म जीरो है, ऐसा कहा है। देन इट्स 49th टर्म टू 29th टर्म। आपको 49th टर्म और 29th टर्म का रेशो बताना है, क्या होगा। ऑप्शन है जी आपके पास 1:3, 4:1, 2:1 और 3:1। ये है जी, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस सॉल्व कर दो और खुश हो जाओ। आईआईटी का सवाल सॉल्व कर दिया आपने जी। देखो जी क्या है कहानी। आपको 19th टर्म जीरो है। भाई फर्स्ट टर्म ए आप लेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी लेट करेंगे, तो 19th टर्म कितना हो गया? a प्लस 18d। a प्लस 18d का वैल्यू बच्चों जीरो है। a प्लस 18d का वैल्यू जीरो है, ये हमें गिवन है। और बच्चों फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है a49 अपॉन a29। a49 अपॉन a29 हमें फाइंड करना है। भाई a49 क्या होगा? a प्लस 48d अपॉन a प्लस 28d, ऐसा बच्चों होने वाला है। अब यहां से आप या तो ऐसे कह दो a को -18d रख दो, या तो इसको ऐसे आप लिख लो a प्लस 18d प्लस 30d। और ऐसी जो नीचे वाला है उसको भी a प्लस 18d और प्लस 10d ऐसा लिख लीजिए। अब भैया a प्लस 18d का वैल्यू तो कितना हो गया? जीरो हो गया। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 30d, नीचे कितना बचा? 10d। तो डिवाइड करके कितना आ गया? अभी d से d कट गया, ये आ गया 3/1। तो रेशो कितना आ गया? रेशो आ गया बच्चों 3:1 का रेशो आ गया है। तो कितना बेसिक सवाल था जी, बिल्कुल आसान सवाल था। इतने आसान सवाल तो कई बार स्कूल वाले भी नहीं पूछते हैं, लेकिन आईआईटी वाला जरूर पूछता है ये आसान सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर सा सवाल आपको कराते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है for any three positive real numbers, any three positive real numbers a, b and c, if 9 into 25a square plus b square plus 25 into c square minus 3ac is equal to 15b into 3a plus c, then ऑप्शन है जी आपके पास। ऑप्शन में था बच्चों a, b एंड c आर इन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा ऑप्शन था जी ए, बी एंड सी आर इन जीपी। और बच्चों तीसरा ऑप्शन था बी, सी एंड ए आर इन जीपी। और लास्ट ऑप्शन है जी बी, सी एंड ए आर इन एपी। ऐसा बच्चों पूछा गया था। तो एक रिलेशन आपको गिवन है एबीसी में, खतरनाक सा रिलेशन गिवन है। और फिर पूछा है कि
ABC और BC, दो बातें लिखें, ABC लिखा है, में BC लिखा है, AP में है या GP में है। तो क्या करना है जी, पहले ये जो रिलेशन इतना खतरनाक लिखा है इसको थोड़ा आपको अच्छा बनाना पड़ेगा भाई। तो आइए शुरू करते हैं कुछ कहानी। तो इसमें क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 75 AC इज इक्वल टू 45 AB और प्लस 15 BC। ऐसा बच्चों रिलेशन है। अब ये देखो इसमें 3 टर्म स्क्वायर वाले, 1, 2 और 3। अब ये देखो पहले वाला किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो दोनों को मिला दो, 3 इंटू 5 हो गया 15, 15A का होल स्क्वायर प्लस 3B का होल स्क्वायर प्लस ये 5C का होल स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, पता है 75 क्या होता है, और ये 15 इंटू 5 है, ये है 15A इंटू 5C। 45 AB को भी आप इधर ले आइए और 45 को 15 इंटू 3 बनाइए, तो ये बन गया 15A इंटू 3B। उस 15BC को भी इधर ले आइए और वो क्या है 3B इंटू 5C, 3B इंटू 5C और इज इक्वल टू में है 0 बच्चों। अब ये देखो किस तरीके का ये बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ऐसा एक्सप्रेशन बच्चों बन गया। ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। याद है ठीक है, नहीं है तो भाई अब याद कर लेना। तो ये जो सब होता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये होता है हाफ ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर, यहां 15A माइनस 3B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर, 3B माइनस 5C होल स्क्वायर प्लस 5C माइनस 15A होल स्क्वायर। ऐसे बच्चों लिखा जा सकता है। बताते हैं फॉर्मूला कौन सा है जी, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, सॉल्व आगे कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसको लिखा जा सकता है हाफ ऑफ A माइनस बी स्क्वायर प्लस B माइनस C स्क्वायर और प्लस C माइनस A स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना यदि अभी याद नहीं है आपको तो, ठीक है जी। तो ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, एक स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर प्लस तीसरा स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स का सम 0 कब आएगा भाई, ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा। तो 3 ऐसे नंबर हैं जिनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो उनका सम 0 कैसे आ सकता है। एक ही कंडीशन है 0 आने की, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो यहां से हमें यह पता चला कि ये तीनों इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, मतलब कि 15A माइनस 3B का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या रिलेशन आ जाने वाला है, आप 3 को तो कैंसिल कर दोगे, तो यहां से आ रहा है 5A इज इक्वल टू B, 5A इज इक्वल टू B। यहां से एक ऐसा रिलेशन बन जाएगा। इसका साथ साथ ये वाला भी 0 होना चाहिए, 3B माइनस 5C 0 होना चाहिए, मीन्स 3B इज इक्वल टू 5C होना चाहिए, और ये वाला भी 0 होना चाहिए, मतलब कि 5C इक्वल टू 15A होना चाहिए बच्चों। ऐसा बच्चों सब ये बन गया, ये रिलेशन आ गया है ABC में। अब इस रिलेशन को आप और अच्छे से देखें तो क्या समझ पाएंगे, इसमें यदि आप ऐसे करें भाई, किसी एक को कुछ लेट कर लीजिए, ए को बी को या सी को, मतलब किसी एक के टर्म्स में सबको आप ले आइए, ऐसा कहने का मतलब है जी। तो किसके टर्म्स में लाना बेहतर रहेगा भाई, तो किसी के लिए ए में ले आओ, बी में ले आओ, सी में ले आओ, आपकी मर्जी, आप पसंद कर लो किसके टर्म्स में लाना है। तो चलो ए के टर्म्स में देख लेते हैं भैया, पहले सबको ए के टर्म्स में लिख लो। ए के टर्म्स में लिखे हुए हैं सब, बी का वैल्यू 5A है और यहां देखो सी का वैल्यू 3A है, तो बी का वैल्यू आ गया 5A
और C का वैल्यू है बच्चों 3A, और A तो A ही है। तो कुल मिला के जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या बन गए हैं, A, 5A और 3A। अब इसमें देखना है ABC AP में है या BCA AP में है। तो ABC तो नहीं लग रहे, BCA हमें लग रहे हैं बच्चों। देखो देखो, B कितना है 5A, C कितना है A, और A कितना होता है, A होता है A। तो यदि हम नंबर्स को देखें, BCA BCA मतलब 5A 3A और A, देखो AP में है कि नहीं, हाँ ये AP में है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। इससे इसको माइनस करो, कितना आ रहा है रे 2A, इससे इसको माइनस करो 2A, माइनस में आ रहा है तो 2A डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब BCA AP में है बच्चों। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक होते हैं, मतलब आसान भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं। मतलब यदि आपको समझ आ गया कि किस तरीके का फॉर्म ये लिखा हुआ है तो एकदम से आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं याद आया कि किस पैटर्न से लिखा गया है, तो सॉल्व होना फिर मुश्किल आपसे हो जाएगा। ठीक है अभी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। आओ जी, अब सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। कई बार ऐसा कुछ लिखा होता है, 3 टर्म्स एपी में है, 4 टर्म्स एपी में है, 5 टर्म्स एपी में, ऐसा करके लिखा होता है। तो वहां आपको टर्म्स को लेट करना होता है। तो टर्म्स को क्या लेट करना हमारे फायदे में रहता है, उसकी भैया चर्चा करेंगे। तो वैसे तो टर्म्स को आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे लेट कर सकते हो, या कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे फायदेमंद कौन सा होता है उस पर चर्चा करेंगे। मेनली हम फायदा किसको देख के सोचेंगे, जिनमें सम आपको गिवन होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सम गिवन होता है। तो यदि आपको सम गिवन है नंबर्स का और फिर आपको लेट करना है, सिलेक्शन करना है, तो ये काम आएगा। और सम नहीं दिया है, कुछ और ही चर्चा चल रही है, फिर कुछ भी लेट कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों यदि कभी आपको 3 टर्म्स लेट करने पड़ जाएं, 3 टर्म्स एपी में, तो आपको क्या क्या लेने हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखिएगा ये एक एपी है, ये तो समझने में आपको देर नहीं लगेगी क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है। आप इससे इसको माइनस कर रहे हैं, डी आ रहा है, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, डी आ रहा है। अब ऐसा मानने से हमें फायदा क्या हो रहा है, यदि आपको सम गिवन है, जैसे हमने बताया सम गिवन है तो ही फायदे की बात है। यदि आपको सम गिवन है तो जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे, डी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सम 3a आ जाएगा। सम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो डायरेक्टली वहां से a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो हम टर्म्स इस तरीके से लेते हैं जिससे कि डी कैंसिल हो जाए। ऐसे बच्चों यदि आपको 4 टर्म्स लेने हो, कितने टर्म्स लेने हो, 4 टर्म्स लेने हो, तो क्या लेट करना है आपको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे बच्चों लेट करते हैं। ठीक है जी, इसके पीछे भी लॉजिक वही वाला है अपना, सबको ऐड करेंगे तो डी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखना यहां इस वाले में कॉमन डिफरेंस डी नहीं है, यहां कॉमन डिफरेंस 2d है, कॉमन डिफरेंस 2d है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें a क्यों नहीं लिया आपने। यदि भैया मैं बीच में a ले लेता तो ये टर्म्स 4 की बजाय कितने हो जाते, 5 हो जाते। भाई देखो बीच में यदि आप a लेते हैं तो इधर कुछ d वाला लिखेंगे तो उसको कैंसिल कराने के लिए इधर भी d वाला लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमेशा नंबर टर्म्स कैसे बनेंगे, ओड बनेंगे। लेकिन यदि आपको नंबर टर्म्स इवन लेने हैं तो फिर बीच वाले a से आपको जो प्यार है उसको खत्म करना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा, ये वाले से लेने की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यदि ये वाले के बाद आप ये वाला लोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d आएगा 2d ऐड करके। बच्चों इसमें यदि आपको 5 टर्म्स लेने हो, 5 टर्म्स, तो क्या करेंगे आप, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे बच्चों लेट करेंगे। इस बार नंबर ओड था, 5 मतलब ओड था, तो a से शुरू करना है, इतने उधर लिखने, आधे इधर लिखने। ठीक है भी, तो इस तरीके से हम नंबर्स को बच्चों लेट करते हैं। जब भी आपको एपी में कुछ नंबर्स लेट करने हो, फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे यदि आपको सम गिवन है तो ही ये फायदेमंद है, यदि सम नहीं गिवन है तो कुछ भी मान लो, सबसे एक जैसी बात बच्चों होने वाली है। क्लियर बात हुई जी।
आइए अब इससे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स in AP is 27 and the sum of their squares is 293. Find the numbers। ये है जी क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपको एपी में 3 नंबर्स हैं और उनका सम गिवन है। अभी क्या होता है, सम गिवन है तो ऐसे ही मानना, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू हो जाओ जी। नंबर्स क्या लेट कर लो, लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी ए प्लस डी। ये बच्चों हमने नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। आप क्या फाइंड करेंगे, इनका बच्चों अब सम फाइंड करेंगे। तो सम इनको ऐड कर दो, अरे तीनों को ऐड कर दो, डी कैंसिल हो जाएगा तो 3a आ गया ना, तो सम आ गया है 3a। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम, क्वेश्चन में सम गिवन है 27। तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, a का वैल्यू आ गया है 9। a का वैल्यू 9 आ गया। देखो कितने आराम से a का वैल्यू आ गया है। तो a का वैल्यू 9 आ गया। अब दूसरा क्या गिवन है आपको, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो अब इनके स्क्वायर्स करेंगे, ये जो सम नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स करेंगे और उनका सम आप लिखेंगे और वो आपको गिवन है 293। तो दूसरी जो बात है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब कि a माइनस डी होल स्क्वायर, a स्क्वायर और a प्लस डी होल स्क्वायर। ये कितना दिया है भैया, ये दिया है 293। अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर डालो भाई। अरे इसका स्क्वायर ओपन करोगे, a स्क्वायर आएगा, यहां भी a स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर है, कितने a स्क्वायर बन गए, 3a स्क्वायर। यहां से प्लस डी स्क्वायर आएगा, यहां से प्लस डी स्क्वायर आएगा, तो कितने डी स्क्वायर बन गए, 2d स्क्वायर। यहां माइनस 2ad, यहां प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू में है 293 भाई। अब a का वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं ना रे, a का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, तो a का वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना कहा गया, a का वैल्यू था 9, a का वैल्यू 9 आया तो उसका स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 293 बच्चों। तो यहां से बच्चों देखो 2d स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 293 माइनस ये कितना बन गया रे, 243 शायद बन गया है, 243 मतलब कि ये माइनस करके आ गया 50। तो d स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। तो यहां से d का वैल्यू आ गया बच्चों 5 या -5, कोई सा भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही नंबर्स आने वाले हैं। देखिएगा नंबर्स क्या बनने वाले हैं। नंबर्स आपने क्या लेट किए थे, a माइनस डी a और a प्लस डी। अब बच्चों a का वैल्यू तो 9 है ही है। अब यदि मैं कहता हूं कि d का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 5 है, तो नंबर्स क्या होंगे, 9 माइनस 5, 9 और 9 प्लस 5, मतलब कि 4, 9 और 14। लेकिन यदि मैं कहूं कि d का वैल्यू -5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ जाएगा 9 प्लस 5, यहां 9 और यहां 9 माइनस 5। तो नंबर्स क्या हो गए, 14, 9 और 4 बच्चों। ऐसे बच्चों आगे नंबर दोनों कंडीशन में सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो d को 5 लो या d को -5 लो। तो अब कहानी पकड़ में आई भाई, कितना फायदा हो जाता है यदि आप a माइनस डी और a प्लस डी ले लेते हैं, तो बहुत फायदा हो जाता है इससे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट आप ऐड करते हैं तो आपको सीधे सीधे a का वैल्यू मिल जाता है और फिर d का वैल्यू निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी, ये बहुत यूज होता है इनका। ये वाली जो चीज है एपी वगैरह में नंबर्स हैं, इसका यूज बाकी चैप्टर्स में और बहुत ज्यादा होता है। इसमें तो होता ही होता है, बाकी चैप्टर्स में भी इसका बहुत एप्लीकेशन बच्चों है।
और कई बार तो बेचारा आईआईटी वाला इतना दयालु हो जाता है, वो डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है इसी से, ठीक है ना। आइए देखिए, दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस। जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं अभी, बिल्कुल ऐसे ही था, सिंपल सा छोटू सा। क्या कहा गया है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट of the sum and product of the first three terms in an AP are 33 and 1155 रेस्पेक्टिवली। भैया जी सम आपको दिया है और प्रोडक्ट आपको दिया है, और क्या कहा गया है, कहा गया है देन a value of its 11th term is 11th टर्म का वैल्यू आपको भैया बताना है इस एपी के। ऑप्शन भी है जी, ऑप्शन में है आपके पास 25 -36 -25 और -35, ऐसा कुछ है भाई। तो जो स्टार्टिंग की बात से पहले तो चलते हैं भैया जी, कहा पहले 3 टर्म्स का सम आपको गिवन है, तो इसमें जो पहले 3 टर्म्स है वो क्या मान लेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। फर्स्ट 3 टर्म्स को हमने ऐसा मान लिया बच्चों एपी के। अब इनका आपको सम गिवन है, अरे भैया जी सम जोड़ दो तीनों को, कितना आ गया रे 3a, सम कितना गिवन है 33, तो रे a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू तो 11 आ गया है। तो बच्चों a का वैल्यू तो 11 आ गया, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा है प्रोडक्ट। तो भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई ना कर सकते क्या आप, प्रोडक्ट निकाल दो, a इंटू a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कितना दिया है 1155। अब इसमें आप a का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1155। आप बच्चों 11 से अब डिवाइड कर दो, 11 से इसको डिवाइड कर दोगे, पता है कितना बनना है 105 बनेगा। तो 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, सो डी स्क्वायर इज 16, सो डी का वैल्यू होगा बच्चों 4 और -4, डी का वैल्यू आ गया बच्चों 4 और -4। अब देखिएगा अब एपी क्या बनने वाला है, तो बच्चों एपी हमारा क्या बनेगा, ऐसा एपी माना था हमने a माइनस डी a प्लस डी, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a तो 11 है और d का वैल्यू एक बार 4 ले लो, एक बार -4 ले लो, तो पहले 4 ले लेते हैं, तो 11 माइनस 4, 11 प्लस 4, ऐसा मतलब कि 7, 11 और 15, ऐसा बच्चों एपी बनेगा। अब ये वाले यदि एपी बना, इसमें हमने एक्चुअली डी को कितना लिया है भैया, यहां लिख देते हैं, डी को हमने इसमें 4 लिया है, तो इसका आप 11th टर्म फाइंड कर लीजिए। 11th टर्म कैसे आएगा, a प्लस 10 डी, डी का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये तो पता नहीं कितना आ रहा है 47 आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 47। लेकिन आप देखिए कमाल की बात क्या है, 47 तो लिखा ही नहीं है ऑप्शन में कहीं, इसका मतलब ये तो सही नहीं हो सकता। तो दूसरा वैल्यू देखो, दूसरा वैल्यू क्या है डी का, डी का दूसरा वैल्यू आप ले लो भैया जी -4। यदि मैं डी को -4 ले लूंगा और a तो 11 है ही, तो यहां रखो 11 माइनस -4, तो ये तो 11 प्लस 4 बन जाएगा, मतलब कि 15, फिर बन गया 11 और फिर बन गया 11 माइनस 4 मतलब कि 7, ऐसा बच्चों बन गया। अब इसमें यदि आप 11th टर्म फाइंड करेंगे तो वही अपना a प्लस n माइनस 1 डी, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 25
5 बच्चों आ जाएगा, -25 ये आ गया। ये देखिएगा यहां लिखा है एक ऑप्शन -25। क्लियर बातें हुई भी। तो यहां डी के दो वैल्यू आ रहे थे, तो एक वैल्यू से 47 आता और एक वैल्यू से -25 आता। ऑप्शन में 47 नहीं था, -25 था, इसलिए वही वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब एक जेई एडवांस वाला क्वेश्चन करते हैं। जेई एडवांस में भी इतनी छोटी सी बात से सवाल पूछ लिया था। देखो आप डरते रहते हो, जेई एडवांस में पता नहीं क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है अभी। क्वेश्चन बहुत ही आसान था भाई। क्वेश्चन में कहा है द sides of a right angled triangle are in AP. Sides of a right angled triangle are in AP if the triangle has area 24, then what is the length of its smallest side? ये क्वेश्चन है जी। आपको कहा है साइड्स एपी में है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया गिवन है, तो सबसे छोटी माने स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा ये आपसे जानना चाहा है जी। तो क्या करते हैं भाई, ये अपना एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बना लो यहां भाई। ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स को हमें लेट करना है, तो लेट कर लीजिए। लेट साइड्स बे a-d, a और a+d, और हम मान लेते हैं कि हमने d को कैसा लिया है, पॉजिटिव ही लिया, तभी ना पता चलेगा कौन छोटी साइड कौन बड़ी साइड। अरे यदि आप d को पॉजिटिव लेते हैं तो ये सबसे छोटी साइड, ये बीच वाली, और ये सबसे बड़ी वाली साइड होगी। तो यहां इसको मान लेते हैं, ये वाली होगी a-d, ये a और ये a+d। भाई जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हाइपोटेन्यूस ही होगा ना, तो सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूस, और बाकी इनको तो कैसे भी लिख सकते हो आप। तो अब आपको गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है भाई। पहली बात तो ये गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आए तो भैया पाइथागोरस को याद कर लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो पहले जी, फिर सोचते हैं बात की बात है। a+d होल स्क्वायर इक्वल्स टू a-d होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको भैया जी सिंप्लीफाई कर लो आप। स्क्वायर ओपन करोगे, यहां आएगा a स्क्वायर, यहां आएगा a स्क्वायर कैंसिल, यहां आएगा d स्क्वायर, यहां आएगा d स्क्वायर कैंसिल, यहां आएगा 2ad, वहां आएगा माइनस का 2ad, वो इधर आके प्लस का 2ad बन जाएगा, और उधर बचेगा a स्क्वायर। यहां देखो 4ad और यहां a स्क्वायर, तो एक a तो कॉमन आके कट गया, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये 4d इज इक्वल टू a। तो एक रिलेशन आ गया जी, 4d इक्वल्स टू a। अब दूसरी बात क्या गिवन है, अरे भाई दूसरी बात एरिया गिवन है ना, एरिया। अब एरिया निकालेंगे, याद है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया होगा हाफ बेस a-d है और हाइट a है, और ये कितना गिवन है 24। अब बच्चों क्या करिए, यहां से a का वैल्यू 4d में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 4d पुट कर दो, तो a-d कितना हो जाएगा 3d, और ये कितना है 4d, और उधर कितना बन गया 48, ये 2 को उधर भेज दिया ना, 48 बन गया। ये देखो 3 × 4 कितना होता है 12, 12 को उधर डिवाइड में भेज देना 48 के, तो वहां बचेगा 4, और यहां बन चुका है d स्क्वायर। तो भैया रे d स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, तो d का वैल्यू कितना हुआ, d का वैल्यू हो गया है 2। तो बच्चों d का वैल्यू 2 आ गया है। अब d 2 आ गया तो a कितना आ गया, तो a आ गया 8। कितना सिंपल है। अरे यहां से a इक्वल्स टू 4d होता है ना, d का वैल्यू 2 आ गया, तो a का वैल्यू 8 हो गया है। अब निकालना में क्या है, स्मॉलेस्ट साइड।
तो स्मॉलेस्ट साइड या लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है जी, a माइनस डी वाली, a माइनस डी, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2, और कितना आया रे, आ गया है 6। तो जो सबसे छोटे वाली साइड है उस साइड का लेंथ होगा बच्चों 6। ये था आपका जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 10वीं का छोटा सा बच्चा इसको सॉल्व कर सकता था। आओ बच्चों एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी किसी जमाने में आईआईटी में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रूविंग वाला। क्वेश्चन में कहा है द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, fourth power of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of any four consecutive terms of it. Prove that resulting sum is the square of an integer। ये देखो जी, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है जी, एक एपी है, उसके 4 कंजुगेटिव टर्म्स के प्रोडक्ट को उसके कॉमन डिफरेंस की पावर 4 में ऐड करना है, और जो ऐड करके सम आएगा वो किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई क्या करिए, पहले आप टर्म्स लेट कर लीजिए। टर्म्स में या तो वो a माइनस 3d a माइनस डी करके लेट कर सकते हैं, या तो सीधे भी a प्लस डी वो करके भी लेट कर सकते हैं। तो ले लेते हैं, लेट 4 टर्म्स ऑफ AP बी a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। ये हमने बच्चों लेट कर लिए हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है रे, कॉमन डिफरेंस कितना है। अक्सर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। ये कॉमन डिफरेंस इसका 2d होता है, d मत ले लेना, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d होता है। माइनस करके देखो ना 2d आएगा। तो अब जो हमारा सम है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो सम कौन है, वो किस चीज का सम है, कहा है इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई मल्टीप्लाई तो ऐसे कर लो, इसको इससे कर लो, तो कितना आ गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, बाकी बीच वालों कर लो तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और प्लस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस की पावर 4, कॉमन डिफरेंस की पावर 4 को उसमें ऐड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो जी, मल्टीप्लाई कर लें भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a की पावर 4, यहां से आएगा माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर, यहां से माइनस 9a स्क्वायर डी स्क्वायर, तो माइनस का 10a स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस 9d की पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस 16d की पावर 4। अब देखो जी ध्यान से, ये बन गया a की पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 25d की पावर 4। यदि इसको आप अच्छी नजरों से देखोगे तो ये आपको ये दिखाई देगा a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा बच्चों बना गया है। अब देखो जी, किसी का स्क्वायर तो आ गया है, किसी का स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन क्या ये इंटीजर का ही स्क्वायर है, अब इस पर चर्चा करेंगे। भाई आपको क्या गिवन है, जो आपका एपी है उसमें जो एंट्रीज हैं वो सारी कैसी हैं, इंटीजर्स हैं। तो यदि किसी एपी की एंट्रीज इंटीजर्स हैं
तो इसका मतलब उसका फर्स्ट टर्म तो इंटीजर होगा ही भाई, एंट्रीज इंटीजर का मतलब समझ ना, उसका हर टर्म इंटीजर ही होगा, हर टर्म इंटीजर ही होगा। जैसे देखो ना, अरे देखो यार, जैसे 1 3 5 7, ये इसमें जो सारे टर्म्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं, तो ऐसे वाली एपी की चर्चा चल रही है। तो भाई यदि इसके सारे टर्म्स इंटीजर्स हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, कॉमन डिफरेंस भी तो इंटीजर ही होगा। तो इसमें ए भी इंटीजर है और डी भी इंटीजर है, तो इसमें ए बच्चों इंटीजर है और डी भी इंटीजर है। तो यदि ए और डी इंटीजर्स हैं तो ए स्क्वायर माइनस 5d², ये भी तो इंटीजर ही होगा भाई। किसी इंटीजर का स्क्वायर करो, उससे कुछ इंटीजर माइनस करो तो इंटीजर ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 5d² एक इंटीजर है। तो ये वाला जो टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन गया है, इंटीजर का स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई जो इन चारों के प्रोडक्ट में हम कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड करेंगे तो इंटीजर का स्क्वायर आएगा। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस 5d² का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 5d² इंटीजर है, इसलिए इंटीजर का स्क्वायर है बच्चों, यही प्रूव करना था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है बहुत मजा आया होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्लास से बच्चों सम फाइंड करना सीखेंगे, सम ऑफ एपी, एपी के n टर्म्स का सम फाइंड करना बच्चों सीखने वाले हैं। तो आज nth टर्म वाले अब सब क्वेश्चन निपटा डालिएगा और अगली क्लास से सम वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।